हेलो एवरीबॉडी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत है, पिंटू दुबे इंग्लिश क्लासेस में। नमस्कार एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज पिंटू दुबे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट एंड वेरी डियर channel, Pintu Dubey English Classes. Today we are going to read about present continuous tense. पिछली जो वीडियोस थी उसमें 4 पार्ट हम प्रेजेंट इंडिफरेंट का पढ़े, और आज अभी प्रेजेंट इंडिफरेंट के 2 पार्ट में और आपको लेकर के आऊँगा, लेकिन आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे। और आप कोशिश करें कि कलम और कॉपी आपके पास हो, जिससे आप नोट्स बनाते रहें। देखिए, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप इफ यू वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट इन लाइफ एंड you want to achieve something special in your life, it's very important that you have to be habitual for writing. लिखना जितना आपको आएगा उतना ज़्यादा सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ, प्लीज़ कम ऑन। इंट्रोडक्शन पढ़े हैं आप, क्या है इंट्रोडक्शन? हमारा है रहा है, रही है, रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अब प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस? इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक क्रिया चलती है, कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा कि एक क्रिया चलती से वह जा रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि वो जाता ही रहेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक वर्ब स्टार्ट होगी और एक टाइम पाके वो खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस आल्सो। कहीं कहीं इसको इम्परफेक्ट, इसको जो है इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को और नामों से इजाद किया गया और नामों से जाना जाता है। ठीक, तो कंटिन्यूअस को बहुत क्लियर पढ़ें। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस? आई टोल्ड यू, बिकॉज द वर्ब स्टार्टेड फॉर ए फिक्स अप टाइम। वह जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम गा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, लाइक दैट सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव। ओके, ये आप जानते रहिएगा। दूसरी बात है रूल क्या है। रूल नंबर 1 is used for singular subject। जो एक वचन के कर्ता हैं उनके साथ इज का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब एम is used for I। Rule number 3, are is used for plural subject। Plural subjects। Rule number 4, ing is added in the first form of main verb। अब देखिए, इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। आईएनजी ऐड करने का क्या मोटो है? वाई वी एड आईएनजी? मैंने आपसे कहा बिकॉज इट इज प्रोग्रेसिव टेंस, सो आईएनजी इज एडेड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। कीप इट इन योर माइंड। फार्मूला बना सकते हैं आप। फार्मूला हमारा क्या है? सब्जेक्ट
प्लस एच वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा, प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, ये हमारा रूल हो गया। अब हम एक ट्रांसलेशन लेते हैं और उस ट्रांसलेशन को हम लोग करेंगे। हमने ले लिया वह जा रहा है, हाँ बेटा ले ले। ही इज गोइंग, दैट इज पार्ट 1 कर देंगे, यहाँ कंफ्यूजन न हो। सेकंड, ही इज गोइंग, वह नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा है? यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। इज ही गोइंग, और वह कहाँ कहाँ जा रहा है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ वह कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ट्रांसलेशन आप बनाएंगे वेयर ऑल इज ही गोइंग, where all is he going. So that is very similar present continuous tense. अब बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वो चीज़ें हम सीखें जिन चीज़ों के लिए हम इस क्लास में आए हैं। देखिए, मैं आपसे ही सीखता हूँ। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू. So always guide me where you want some changes. If you want any changes in the system, then you may ask to me, you may write down in comment, you may suggest me, and I am very obliged to you for that kindness work. Let's go. अब कंटिन्यूअस के बारे में जाने, इतना तो हम आप पढ़ते आए हैं, पढ़ते हैं, जान गए। अब ये हमारा कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से उठा रहा हूँ जिसको आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यूज इसका आता है जो, अच्छा एक चीज़ और यहाँ नोट में आप लिखने में भूल जाऊँगा। नोट क्या है? अस्थाई क्रियाएं, अस्थाई क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या कोई भी कंटिन्यूअस, याद रखिएगा। टेंस में नहीं होता है, याद रखिएगा। परमानेंट वर्ब is not used in present continuous tense. That very important topic it is. Permanent verb cannot be used in present continuous tense. अब परमानेंट वर्ब क्या है? जैसे आप ले लीजिए, सी है, हियर भी है, ओवर हियर है, विन है, फील है, वांट है, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं। वांट है आपका, स्मेल भी है। अब यहाँ पर आप देखिए, लव भी है एक वर्ड, जैसे एक वर्ब आपका लव भी। बहुत सारी वर्ब हैं, जब कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ाऊंगा मैं तो आप देखेंगे कि कितना हम लोग अच्छा पढ़ते हैं। जैसे लव है, आप ट्रांसलेशन क्या पढ़ते हैं? मैं प्यार करता हूँ। अब ये टॉपिक आपका फेवरेट यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आई लव यू, सॉरी आई लव, ये हम लोग यूज करते हैं, आई लव। अब यहाँ पर
आई लव। अगर क्या कहीं आपने आई एम लविंग पढ़ा है? कहीं बताइए, नहीं पढ़ा होगा। आई एम विनिंग कहीं आपने देखा है? नहीं देखा होगा। आई एम वांटिंग देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? बिकॉज परमानेंट वर्ब आई एम लविंग का मतलब क्या हुआ? मैंने भी बताया ना कि मैं प्यार कर रहा हूं, इसका मतलब थोड़ी देर बाद क्रिया समाप्त हो जाए। जैसे आई लव माई मदर, तो इस समय मुझे मेरी माँ प्यारी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मुझे प्यारी नहीं रहेगी। So only reading indefinite continuous perfect continuous, it not enough. It is not enough. The enough element is we have to make clear why we are not going to use permanent verb. हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रोरी वर्ब पढ़ाई जाती हैं, टेम्प्रोरी वर्ब लिखाई जाती हैं, टेम्प्रोरी वर्ब का यूज होता है। आई एम वांटिंग नहीं होगा, आई एम विनिंग नहीं होता है, आई एम ओवर हियरिंग नहीं होता है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि ये क्योंकि परमानेंट वर्ब है इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। ये नोट में जरूर आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक। दूसरी बात आप जान लें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर का भी सेंस होता है। जैसे मैं एक वाक्य लूं, मैं कल विद्यालय जा रहा हूं। अब देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो। अब आप देखिए, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि टेंस तो रियल दो ही होते हैं, एक प्रेजेंट एक पास्ट, लेकिन फ्यूचर बन गया, सेंस के हिसाब से बनाया गया। यहाँ देखिए, ये आपका प्रेजेंट टेंस है यहाँ तक, और ये क्या है? फ्यूचर टाइम है। प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम। आप कोई भी वाक्य पढ़ेंगे उसमें दो ही चीजें आप पाएंगे, या तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टाइम, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम, या फिर पास्ट के साथ पाएंगे तो प्रेजेंट टाइम और पास्ट के साथ फ्यूचर टाइम पाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट टू टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, फ्यूचर हम जानते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर और एक चीज देखिए आप, अभी एक वाक्य मैंने लिया, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो। अगर मैं एक वाक्य ले लूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब यहां पर मैंने द लगा दिया, ये देखिए आप, और मैंने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया, इसकी मीनिंग क्या होगी? What is the right meaning of this translation? You have to find out and write down me in comment. क्या होता है? ऐसे ही आर्टिकल्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो फिर इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, मुझे भी सीखने को आपसे मिलेगा ना। मैं दरिया हूँ, हुनर मालूम है मुझको, मैं दरिया हूँ, हुनर मालूम है मुझको, जिस तरफ चलूंगा रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। आप ऐसे हो जाएंगे कि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो क्लियर न हो। यहाँ पर देखिए कि हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं ये तो आर्टिकल बाद में आएगा, यहाँ पर मेरे दिमाग में आया तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। अगर आप स्कूल के पहले द लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया, जरा देखिए। अगर हम लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, पहला वाक्य है, और यहां लेते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड, दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा ले रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर
रीडिंग। तो आप जानते हैं इन, फार, आन, इन सब के आने पर ING लगता है, ये भी पढ़ाया जाएगा, घबराइए नहीं। देखो बेटा, आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब मैं विद्यालय जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड का मतलब मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और वही मतलब इसका भी हुआ, मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल के पहले द लगा दिया, इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इट्स क्लियर, बट नॉट फॉर रीडिंग। याद रखिए, ऐसे अनायास ही आर्टिकल्स का यूज जो चला है, हम बोलने में भी, चलिए बोलने तक तो बात सही है, लेकिन in writing I have seen several articles where the articles are used without any need, कोई जरूरत नहीं है, सेंस बदल जा रहा है। आप देखिए कि आई एम गोइंग टू द स्कूल का मतलब हो गया कि मैं स्कूल तो जा रहा हूं, बट नॉट फॉर रीडिंग। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल का ये मतलब हो गया कि आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड, बहुत ज़रूरी नहीं है कि टू रीड और फॉर रीडिंग हम ऐड करें। अगर बंदा आगे का समझने वाला है तो समझ लेगा। लेकिन रियल में क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत भी होती है, आप जानते हैं, तो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो उसके लिए 3-4 राइटर्स की, फॉरेन राइटर्स की किताब है, कॉनफील्ड की है, जोशी मर्फी की भी एक बुक है बहुत अच्छी, KP ठाकुर की बुक है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ें, देखें कितनी बारीक बारीक चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर अगर हमसे कोई ये ट्रांसलेशन पूछ ले कि मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो हमको बताना चाहिए आई एम गोइंग टू स्कूल, नो नीड टू राइट डाउन टू रीड और फॉर रीडिंग। अगर उस बंदे में नॉलेज है तो वो बता देगा, वो समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। और आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब मैंने बता दिया ना कि मैं फॉर्म फिलअप के लिए जा रहा हूँ, किसी और काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का मतलब हमारा ये हो गया कि अब हम लोग यहाँ पर कुछ यूज इसके जो हैं कॉन्टिन्यूअस के वो सीखेंगे। यूज क्या है, आप पहला देखिए। पहला यूज हमारा है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब क्या होता है? जब कर्ता कोई कार्य न चाहे और उसे करना पड़े, व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट वांट टू डू बट इट हैज टू, उसे करना पड़ता है, तो ट्रांसलेशन में हैविंग टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। अब इसका मतलब आई एम हैविंग टू गो, आई एम हैविंग टू गो। तुम्हें लिखना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू राइट, यू आर हैविंग टू राइट। बात समझ में आ गई? एक यूज आपका हो गया। सेकंड यूज आपका है इज टू, आर टू, एम टू। अब जरा समझिएगा, यूजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इन टू इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट बेटर इंग्लिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंग्रेजी के यूजेस आते हों। इज टू, आर टू, एम टू यहाँ पर आपने पढ़ा, इसलिए मैं उसको करा दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है को, कामा को ही, वाला, वाली, वाले। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी अबाउट टू का अर्थ होता है वाला, वाली, वाले, जो आप पढ़े हैं। देखिए, याद रखिएगा, जब हम किसी को देखें और हमें ऐसा लगे कि काम तुरंत होने वाला है, तो वहां पर आप अबाउट टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे परदेश कोई जाने वाला हो और प्राय लोग पूछते हैं कि भैया कब जाएंगे आप, तो वो कहता है बस जाने ही वाला हूँ, इसका मतलब अबाउट टू।
और इन एक एट द सेम टाइम वो अगर जाने को ही है, बिल्कुल तैयार है, अब निकलने वाला है, तो वहां पर अबाउट टू का प्रयोग आप नहीं करेंगे। याद रखिएगा, यू विल नॉट यूज अबाउट टू एट द टाइम। इफ यू आर डूइंग सो, यू आर मेकिंग ए ब्लंडर मिस्टेक, तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि अगर कोई काम इंस्टेंट हो रहा हो तो वहां पर कर्ता के अनुसार हम इज टू आर टू एम टू का प्रयोग करते हैं। मैं ट्रांसलेशन ले रहा हूं। वह जाने जाने को है, वह जाने जाने को है। ट्रांसलेशन बना ही इज टू गो। याद रखिएगा, ही इज अबाउट टू गो नहीं है इसका। तुम लिखने को ही हो, इसका मतलब बिल्कुल तैयारी ही है, लिखने को ही हो। तो इसका मतलब यू आर टू राइट, यू आर टू राइट। क्लियर? अब अगर कोई कर्ता के हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। अगर निगेटिव है तो आपको मैंने बताया जहाँ पर दो क्रियाएं मिक्सचर होंगी, एक होंगी, उसके बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे मैं इसको निगेटिव में करूं तो ये हो जाएगा यू आर नॉट टू राइट। इंट्रोगेटिव में कर दूं, क्या तुम लिखने को हो, आर यू टू राइट। एनी क्वेश्चन? क्लियर? तो ये आप समझ लीजिएगा कि इज टू आर टू एम टू का जो यूज है हम इस प्रकार से करते हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से। क्लियर? थैंक यू। आगे बढ़ें। आगे हम चलेंगे तो एक यूज आता है इसका गोइंग टू। अब गोइंग टू का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे वह पढ़ने जा रहा है, वह पढ़ने जा रहा है, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज गोइंग टू रीड, ही इज गोइंग टू रीड। आप इसका एक ट्रांसलेशन और कर सकते हैं, खूब आदत डालिए, ही इज गोइंग फॉर रीडिंग, ही इज गोइंग फॉर रीडिंग। संस्कृत में क्या हो जाएगा, सह पठनाय गच्छति। हाँ, इफ यू नो संस्कृत तो बदल जाएगा टेंस उसका, जरूर आप पढ़ें, बहुत मीठी भाषा है। ही इज गोइंग फॉर रीडिंग, ये ट्रांसलेशन गोइंग टू के यूज का हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रांसलेशन मैं ले रहा हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया है। जैसे मैं कार लेने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कार लेने जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। दूसरा ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा, आई एम गोइंग टू हैव अ कार, आई एम गोइंग टू हैव अ कार। ये दोनों ट्रांसलेशन आपके एक जैसे। ठीक, आइए आगे कंटिन्यूअस में चलते हैं। कंटिन्यूअस की अगली बात हमारी हो जाती है, आपने कैन का यूज पढ़ा होगा, इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू। ये तीन यूज हैं जिन्हें हमें यहाँ पर पढ़ना है। कब सकना यानी सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकने के अर्थ में। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू यूज कैन, यानी ये कैन का सिनोनिम है, ये आप समझ लीजिए। कैन का यूज कहाँ आप करते हैं, पावर के लिए,
परमिशन अलाउ करने के लिए, हाँ, सामर्थ्य के लिए, शक्ति शो करने के लिए. दीज आर द rules for using can. Okay, where you don't want to use can, you can use these uses. मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? Why? Because टेंस के साथ साथ धीरे धीरे आप इस प्रकार से आगे बढ़ें कि पीछे ऐसी कोई चीज न रह जाए जो आपको दिक्कत क्रिएट करे. यहाँ पर देखिए हम लेते हैं वह लिख सकता है, वह लिख सकता है. ट्रांसलेशन आप कर देंगे, ही कैन राइट. अब दूसरी बात क्या है? ही इज एबल टू राइट. ही इज एबल टू राइट. क्लियर? मैं यह किताब लिख सकता हूं. तो हम कहेंगे आई एम एबल टू राइट दिस बुक. आई एम एबल टू राइट दिस बुक. और यू कैन से आई कैन राइट दिस बुक. I can write this book. क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, और उस पर जो रिलेटेड यूज हैं अभी कुछ दिनों के बाद आपके होमवर्क के लिए अपलोड हो जाएंगे सारे चीज़ें जो आपको चाहिए. तो यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे. हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा, हमने उस कॉन्टिन्यूअस पर आधारित जो यूज़ हैं वो पढ़ा. अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप परमानेंट और टेम्प्रोरी वर्ब के बारे में जानें. जैसे एक ट्रांसलेशन ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वह बैठा है. बहुत ध्यान से देखिएगा. एक ट्रांसलेशन है. वह आया है, ये दूसरा ट्रांसलेशन है. इस कन्फ्यूजन को मैं परफेक्ट में नहीं यही क्लियर करा रहा हूँ. अब आप समझिए बोर्ड पर कि वह बैठा है और वह आया है. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं कि ही हैज सैट, और इसका कर देंगे और उदाहरण देते हैं कि जैसे वह आया है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है सर, दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. सो दे मेक ट्रांसलेशन ही हैज सेट एंड ही हैज कम. ही हैज कम तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि वर्क ऑलरेडी हैज बीन कंप्लीटेड, सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेकिन जरा आप यहाँ देखें, मैंने अभी क्या बताया आपको कॉन्टिन्यूअस में. कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको एक चीज बताया कि कॉन्टिन्यूअस में कोई क्रिया स्टार्ट होगी, दैट्स ट्रू दैट, हाँ, लेकिन वो एक सिमिलर टाइम तक जा करके खत्म हो जाएगी. वह आया है, इसका मतलब क्रिया चल नहीं रही है, वो आ चुका है. लेकिन वह बैठा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वर्क प्रोग्रेसिंग है ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस. बैठा है, खड़ा है, लेटा है, सोया है, ये सब जो वर्ड्स आते हैं उनके ट्रांसलेशन हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाने चाहिए. जैसे वह दरवाजे पर खड़ा है, वह दरवाजे पर खड़ा है. अब देखिए, खड़ा है एक कंटीन्यूअस है क्योंकि क्रिया को पकड़िएगा, चल रही है. ही इज स्टैंडिंग एट द डोर. ही इज स्टैंडिंग एट द डोर. वह बैठा है, वह बैठा है. तो आप क्या कहेंगे? ही इज सिटिंग. ही इज सिटिंग. एक ट्रांसलेशन में पूछ रहा हूँ, आप बताइए अपने से.
मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। अब बताइए आप, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, इसका ट्रांसलेशन जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई एम सिटिंग with you. I am sitting with you. ओके, तो दैट मीन्स क्लियर कॉन्सेप्ट ये हुआ कि परमानेंट वर्ब डज नॉट यूज इन continuous, any continuous. I'm not talking just especially present continuous. Any continuous, present, past or future. Always keep in mind you can't use permanent verb like that. I am loving. No, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो I am winning, I am wanting. These are permanent verbs. These verbs can't use in continuous. Okay? तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई। आई होप कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत आपके मन में नहीं रही होगी। और अगर कोई, इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, देन यू मे आस्क टू मी। थैंक यू। ये आपका ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।